अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पैनामा पेपर स्कैंडल की समाअत नवंबर से लेकर फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 126 दिन की समाअत हुई। कौम तकरीबन 4 महीने देखती रही, इंतज़ार करती रही। फिर 23 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक ये फैसला महफूज रहा। कौम ने 57 दिन यानी 2 महीने मजीद इंतज़ार किया। अब जबकि गुज़श्ता रोज़ फैसला आया तो बताया गया कि 60 रोज़ और इंतज़ार करें, क्योंकि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करेगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कौम क्या करे। इसी तरह से सियासी जमातों के रवैये भी सामने आए। कल तो दोनों साइड्स खुश थीं। हुकूमत ने मिठाइयां बांटी और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान फैसले को कबूल कर रहे थे, लेकिन आज कहा कि भाई हम जेआईटी को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये रात रात में क्या हुआ कि कल कबूलियत थी, आज उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहुत ही अहम मौजू है। मुल्क की फ्यूचर इन पे डिपेंड कर रही है। जो भी फैसले होंगे, जमहूरियत भी इसी पे डिपेंड कर रही है। मुल्क में करप्शन फ्री मुल्क को करने का एक ख्वाब है, वो भी इस पे डिपेंड कर रहा है। ये सब हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे रूबरू हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और एक ऐसे क्रूशल टाइम पे आपने वक्त दिया जब आपकी ओपिनियन पूरा मुल्क सुनना चाह रहा है। सबसे पहले तो जेआईटी को कल अपोजिशन ने कबूल किया, इमरान खान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मुस्तरद कर दिया। आप क्या देखते हैं? मैं इस जजमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो वो है जो कि जिसको मिनॉरिटी की जजमेंट कहते हैं, और एक वो हिस्सा है जिसमें मेजॉरिटी की जजमेंट कहते हैं। अब मिनॉरिटी की जो जजमेंट है, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जो कि लाइकली टू बी चीफ जस्टिस इन फ्यूचर, उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। उन्होंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो कि उनके सामने पेश हुए, उसको कानून की कसौटी पर परखा, और जो उनको इख्तियारात थे आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के नीचे, उसके मुताबिक उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो डॉक्यूमेंट या जो एक्सप्लेनेशन या जो केस हमारे सामने पेश किया गया है, उसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैं, उनके खिलाफ ये डिक्लेरेशन दी कि ये डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है कि 6215 184 सब आर्टिकल 3 में उन्होंने एक लॉ डिक्लेयर किया कि कुछ और भी फोरम्स होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये तो एक पोर्शन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है, क्योंकि मैं बहुत एहतियात से एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूं कि इसमें उन्होंने लॉ डिक्लेयर किया है। अब जब कोई लॉ डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी बाइंडिंग फोर्स भी होती है, यानी लॉ 184(3) डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा 184(3) के अंडर नीचे हमारे पास ये इख्तियार है कि हम किसी के जो कि नेशनल असेंबली का या सेनेट का या पार्लियामेंट का मेंबर हो, 62(1)(f) के तहत उसकी जो है क्वालिफिकेशन या उसकी जो काबिलियत है उसको हम मुआयना कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और देखने के बाद का ये लॉ डिक्लेयर हो कि ये हमारी इख्तियार है। नहीं, पहले भी तो डिस्क्वालीफाई नहीं, वो जो डिस्क्वालीफाई होते रहे उसमें शायद इस तरीके से डायरेक्ट, या जैसे कोई हमारे पास जब मैं चीफ जस्टिस था या जज भी था, उस वक्त जो है ना डुअल ये जो है ना नेशनलिटी के केसेस आए, डिग्रीज के हमारे पास केसेस आए, लेकिन उसमें जो हमारे पास एविडेंस आता था, फुल फ्लैज एविडेंस आता था। लेकिन यहां पर जब आपने देखा होगा कि दोनों साइडों से कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर से आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स उधर से आए। इस फाजिल बेंच ने दोनों डॉक्यूमेंट को बड़ी एहतियात के साथ स्कैन किया। आपने एक जजमेंट का पोर्शन बताया माइनॉरिटी वाला, अभी मैं बताने जा रहा हूं दूसरा, लेकिन दूसरे से पहले मेरा सवाल यह है, ये एक वाइडली कंसीडर किया जा रहा था, बड़े लोग ये सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट, पहले नीचे तहकीकाती इदारे काम करते फिर मामला अदालत में आता। आप इस चीज को कैसे नहीं देखें, अब इस जजमेंट में भी अब रिसेंटली जो आई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं, ना सिविल पर्पसेस के लिए और ना क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे
उनसे हम चश्म पोशी नहीं कर सकते हैं, जबकि दोनों फ्रीकैन उस पर एग्री कर रहे हैं। जजमेंट में खुद जजेस साहबान, फाजिल जजेस कह रहे हैं कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं, तो फिर डी नोटिफाई करने का, वजीर आजम को फारिग करना, तो फैसला दे दिया 2 जजेस। नहीं, वो ट्रायल की बात नहीं, वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, आप जरा सुन लें उसको। उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जिसकी जो हमारे सामने एक्सप्लेन आई हैं, दोनों तरफ से हमारे पास आई हैं, उसको हमने एग्जामिन किया है। हमने कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज बाहर से नहीं ली है जो कि हमारी सफ़े मिसल पर नहीं थी, और उसको उन्होंने, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि कानून की कसौटी पे परखा। कानून की कसौटी पे परखने का मतलब यह होता है कि उस डॉक्यूमेंट की उन्होंने एवेल्यूएशन की। एवेल्यूएशन करने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1, ये 62(1)(f) के मुर्तकिब हुए हैं। और देखें, सबसे बड़ी बात है, ये लॉ डिक्लेयर हुआ कि हम भी बजाय कि किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास भेजें या किसी जीआईटी के पास भेजें कि या हम इलेक्शन, वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भेजें, बजाते खुद हम इस बात का तयन कर सकते हैं। एक नया प्रेसिडेंट अमीन है, यस, प्रेसिडेंट सेट कर दिया। एक नई रवायत 2 जजेस ने जो सीनियर मोस्ट हैं, जैसे आप फरमा रहे थे, लाइकली टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने माइनॉरिटी डिसीजन ने ये रवायत कायम कर दी। ये रवायत नहीं काम कर दी, ये लॉ डिक्लेयर कर दिया। जब आप लॉ डिक्लेयर करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारे होती है आर्टिकल 189, आप उसको पढ़ें कि लॉ किन किन पॉइंट्स पर डिक्लेयर होता है। इन 2 इश्यूज पर इन्होंने, दोनों जज साहबान ने ये लॉ डिक्लेयर किया। आप तो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जाहिर है कानून आइन हमारे समझने के लिए जरा आसान अल्फाज में, जब सिर्फ 5 में से 2 जजेस ने लॉ डिक्लेयर किया तो वो बाइंडिंग हो गया फिर, या वही माइनॉरिटी का फैसला? इसके लिए मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूं आपके साथ। इसके लिए मैं अभी आपसे बहुत जो है ना, वो जो है ना, केयरफुली बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉ तो डिक्लेयर हो गया, और जो लॉ डिक्लेयर होता है उसकी बाइंडिंग फोर्स होती है। अब उसका अगला जो क्वेश्चन होता है वो इंप्लीमेंटेशन होती है। अपनी इंप्लीमेंटेशन में एक कदगन आ गई है। वो कदगन ये है कि उसी बेंच के 3 दूसरे फाजिल मेंबरान ने ये नहीं उन्होंने कहा कि हम इनके साथ डिसएग्री करते हैं, ये नहीं कहा कि हम किसी पॉइंट पर इनको कंट्राडिक्ट करते हैं। एक शायद आपके इल्म में ये बात तो है, 5 मेंबर का बेंच था, हर जज साहब ने अपना ओपिनियन लिखा है, अपना अलहदा नोट लिखा है। जजमेंट तो कोर्ट की आएगी, जजमेंट जजेस की नहीं होती, जजमेंट तो सारी कोर्ट की आएगी। 3 जज साहबान ने, जिसके मुतालिक उन्होंने, आप कह रहे हो कि उन्होंने कमीशन बनाया, आज लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको दूसरे एंगल से देखा। उन्होंने से एक जो जज साहब हैं, कल भी मैंने उनके कंपेयर किए, वो जो हैं उनके जो है ऑब्जर्वेशन, वो जस्टिस आसिफ खोसा साहब की जो जजमेंट है उसके साथ, उन्होंने भी ये कहा, कोई चीज रिजेक्ट उन्होंने नहीं की, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कंसीडर किए। सारे डॉक्यूमेंट करने के बाद एक जरा थोड़ी सी 2 दूसरे जो फाजिल जज साहबान थे, जिसमें जस्टिस अजमत सईद साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, अगर आप कहेंगे तो वो मैं पोर्शन आपको जजमेंट के दिखा सकता हूं कि उन्होंने यहां तक कहा, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, कि ये जो डॉक्यूमेंट या जो कतरी खत या जो इस किस्म के हमारे पास है, ये बोगस हैं। और इसी तरह जस्टिस अजमत सईद साहब ने भी कहा कि चेन पूरी नहीं हो रही, कि हम गैप आ गया। ये अदालत इतनी क्लियर है जैसे आप फरमा रहे हैं, तो फिर जेआईटी बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? अदालती कमीशन बन जाता, हम तवक्को कर रहे थे कि कमीशन बनता, ये जेआईटी तो उससे डाउनग्रेड का एक मैं इसीलिए मैं इसको, ये जो तमहीद आपके सामने बांध रहा था ना, ये आपको बताने के लिए। आप जस्टिस एजाज अफजल साहब की जजमेंट को पढ़ें, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है, सबका नोटिस लिया। इसी तरह 2 जज साहबान, फाजिल जज साहब का मैंने आपके नाम लिया, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगहों पर इस डॉक्यूमेंट्स को बल्कि कंडेम किया कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है काबिल इसके कि हम इसको देखें। ये जब सिचुएशन बन गई थी तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल में, और जबकि आप 2 फाजिल जजेस के, वो जो जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार साहब का जजमेंट है, उसको आप कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहे हो, ऐसी सूरत में इनको ये नहीं चाहिए था कि ये कमीशन बनाते, बल्कि ये चाहिए था कि जिस तरह उन 2 जजेस ने खुद इसको एग्जामिन किया है, इसको एग्जामिन करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते। और उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर को भी अगर जरूरत होती तो प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता था, वो रिप्रेजेंटेटिव थे,
क्यों मैं आपको एक बात बताऊं, जो जीआईटी का कंसेप्ट है, जीआईटी का कंसेप्ट है क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में हमारे एक है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट है, वो 1997 है, उसका 1997 उसमें एक्ट में सेक्शन 19 है। उस सेक्शन 19 में जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे अब कराची में जब मैं कराची लॉ एंड ऑर्डर का केस सुन रहा था, तो वहां ऐसे ऐसे लोग थे, जैसे वो अजमल पहाड़ी हो गया, कामरान मधूरी हो गया, जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन थे, बड़े सीरियस एलिगेशन, उनकी जेआईटीज बनती थी। यानी नेसेसरली जेआईटी जब भी बनेगी वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 19 के तहत नहीं, लेकिन उस ये नहीं जरूरी, आप प्रिंसिपल वहां से बारो कर सकते हैं, आपने प्रिंसिपल बारो कर दिया, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस, इससे फायदा क्या होगा? इस जेआईटी की जितना भी एविडेंस आप कलेक्ट करते हो, इसकी पोजीशन कोई जो प्रूव्ड एविडेंस होता है, जो कि साबुतशुदा, जैसे इन्होंने जैसे खोसर साहब ने किया, उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। एट दी बेस्ट ये होता है कि जैसे पुलिस कलेक्ट करती है, इसी तरह ये जीआईटी में, इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग होते हैं, आईएसआई का एक नुमाइंदा होता है, पुलिस के होते हैं, वो लोग ज्वाइंटली, और किन लोगों को वो करते हैं इंटेरोगेट? जो हार्डन डेस्परेट क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन ये एक व्हाइट कॉलर जो था क्राइम था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से मुल्क से पैसा, बहुत सा पैसा बाहर ले गए। ये शौकत पराचा साहब, मैं आपको बताऊं, ये पहला केस नहीं है। देखें, इंग्लैंड में भी कई इस किस्म के केसेस हुए हैं कि वहां पर वहां के लोगों ने पिटीशनें दाखिल की हैं अपनी हाई कोर्ट्स में, उन कोर्टों में, जब इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होता था। और इसी तरह अब स्विस गवर्नमेंट में भी इस किस्म के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, लोग अपने पैसे वापस लाते हैं। अब हमारे यहाँ बजाय कि हम इसको जो है ना वो करते, हमने थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग कर दिया। अच्छा साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। बात जेआईटी की हो रही है। गुज़श्ता रोज हम बात कर रहे थे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब से, तो उन्होंने जो मैंने सवाल चौधरी साहब से पूछा, यही इरफान कादिर साहब से पूछा गया, तो उनका कहना था कि जेआईटी बनाने का जो ट्रेडिशन है वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने ही शुरू की थी, और बकौल उनके कि वो अरसलान इफ्तिखार साहब को बचाने के लिए बनाई गई थी। चूंकि ये सामने बैठे हैं, लिहाजा ब्रेक के बाद ये मुद्दा इनके साथ रेज करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। हम बात कर रहे थे जेआईटी बनाने की, इस रवायत की, और मैंने इरफान कादिर साहब की आपको वो बात सुनाई। वो कह रहे थे कि जी जेआईटी का रिवाज आपने डाला था क्योंकि आपने अपने साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार को बचाना था। चूंकि आपके मैं सामने बैठा हूं, मैं इसलिए उस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझना चाह रहा हूँ। वो जो उनका ये कहना है बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं उसका केस सुन भी नहीं रहा था, उसका केस दूसरे बेंच के पास था, और उस बेंच के सामने कोई जेआईटी नहीं बनी थी, बल्कि वन मैन कमीशन बना था, और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो उस बेंच के सामने पेश थी। लिहाजा मैं इनकी इस जो बात इन्होंने की है इसको रद्द करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर किसी चीज़ को खूब खाते डालना है तो आप जेआईटी बना दें। जुल्फकार मिर्जा साहब भी सर पे कुरान रख के बहुत सारी जेआईटी उठा के बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ था। मॉडल टाउन पे जेआईटी बनी, कुछ नहीं हुआ। आज बल्कि कल ही चौधरी एतदाद एहसन भी कह रहे थे कि जेआईटी बना के वजीर आजम को फरार का रास्ता फराहम किया। नहीं, उसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जेआईटी और कमीशन बनाने के बाद हम उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, और वो जैसे अब आप देखें ना, इस मुल्क में कितने बड़े बड़े कमीशन बने, और उसके बाद जो है ना ये 2 मई का जो था ये असामा बिन लादेन वाला कितना बड़ा बना। अब ये जो डॉन मेमो का ये कितना बड़ा कमीशन है। इसके अलावा और आज भी चौधरी निसार कह रहे थे कि डॉन लीक्स अगले हफ्ते आ रहा है। अभी वो इसी तरह, क्योंकि अब जैसे आपने और कहा मॉडल टाउन का, वो उस पर हम अमल दरामद नहीं करते। आपने कहा ना कि जजेस को किसी हाई कोर्ट को या खुद करना चाहिए था, मैंने आपको बताया। देखिए, क्वेटा इंसिडेंट में जस्टिस काजी फैज ईसा को चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपॉइंट किया था, और उनकी रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट पब्लिश भी हो गई। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर हम उसको इंप्लीमेंट करें तो वो खूह खाते कुछ भी नहीं पड़ता अगर उस पर। अब लेकिन ये केस उससे जरा सा मुख्तलिफ नौयत का है। इस जेआईटी की बुनियाद पर एविडेंस कलेक्ट करके इनके ट्रायल का बंदोबस्त किया जाएगा कि आया इनका ट्रायल रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के सामने हो, स्पीकर के सामने हो,
और या नैब के सामने हो कि अगर वाकई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मनी लॉन्ड्रिंग करके ये पैसा पहले दुबई ले गए, दुबई से फिर इनके बकौल कतर आया, कतर से फिर जद्दा गया, जद्दा से फिर लंदन, इन्होंने वो जो 2 कतरी के लेटर्स पेश किए उसके मुताबिक। तो ये इसमें ऐसी बात नहीं है। इस कंपोजिशन को अगर देखा जाए जेआईटी को, आपकी मैं ओपिनियन चाहूंगा, जाहिर है आपकी ओपिनियन बहुत वैलिड है कि एससीसीपी है, एफआईए है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आईएसआई और एमआई 6 रिप्रेजेंटेटिव हैं इंक्लूडिंग नैब। पहले तो ये फरमाइए कि जब ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टिल लाइज विद मियां नवाज शरीफ, तो इनमें से तो ऑफिसर एक दूसरे की जासूसी भी कर सकते हैं। कोई जाके बता दे, मसलन स्टेट बैंक वाला, एससीसीपी वाला, नैब वाला, एफआईए वाला, कि जी फला आपकी ज्यादा मुखालफत कर रहा है, तो वो तो जो सर्विसमैन है उसकी 10, 15, 20 साल, अगर 20 ग्रेड का ऑफिसर है, सर्विस पड़ी होगी, बड़ा मसला बनेगा उनके लिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ इस बात को दुरुस्त तस्लीम करता हूं। ये जो उन्होंने जीआईटी बनाई है, मैं बहुत मौजूबाना अर्ज करूं, उसमें उनको इन्फ्लुएंस करना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखें, इसीलिए मैंने शुरू दिन से ये कहा है कि जब आप पर इतना बड़ा एलिगेशन है, ये किसका ट्रायल हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसकी फैमिली का। ये देखें, ये कोई आम आदमी नहीं है। वो हमारे इलाके में होता था मलिक तोती खान, वो जो मतलब बेचारा हर केस में फंसा होता, ये वो नहीं है जो चोरी के केस में पकड़ा गया तो भैंस चोरी का केस है, पानी चोरी का केस है। ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। ये जब तक स्टेप डाउन नहीं होंगे, स्टेप डाउन होने के कॉन्स्टिट्यूशन में तरीकेकार लिखा हुआ है, उस वक्त तक कोई किसी किस्म की इंडिपेंडेंट जीआईटी नहीं हो सकेगी। लेकिन सिर्फ एक अच्छी बात है थोड़ी सी, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर लगा हुआ है। मॉनिटर यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आने से पेशतर उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। हम कहीं और नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब भी मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम स्टेप डाउन हो, वजीर आजम हट जाएं, इस्तीफा दें, या कम अज कम कमीशन की मुद्दत पूरी होने तक, जेआईटी की मुद्दत नहीं, उसमें मैं अपना स्टैंड आपको बताता हूं। जी देखिए, इससे पेशतर जब इनके खिलाफ पनामा का केस चल रहा था और जब ये बीमारी का इनका सिलसिला था, हमने उस वक्त भी कहा था कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, खैर ख्वाही के लिए। आपने देखा होगा कि परसों चौथ 2020 तक वो जो प्राइम मिनिस्टर है यूके की, उसके पास अभी तक अथॉरिटी थी। उसने अपने मुल्क की यूनिटी की वजह से असेंबली को डिसॉल्व करके 8 जून डेट भी दे दी 8 जून के इलेक्शन, उसने 8 जून की डेट भी दे दी। और वो ठीक है, ब्रेक्सिट का उनका इशू चल रहा है बहुत बड़ा, उसको कैसे डील करना है, उसको 2/3 की मतलब अथॉरिटी चाहिए जो कह नहीं, उसके बाद जो भी कुछ है। हमारे यहां क्या हो रहा है, 2 फाजिल जजेस ने आपको स्टैंप कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये एक टेक्निकल बात है कि आपको तो मिनॉरिटी की वजह से, सॉरी दूसरी बेंच ने जो कि 3 जजेस का है, फाजिल जजेस का, उसकी वजह से ये जो है ना केस प्रोलॉन्ग हो गया। अदरवाइज ये जजमेंट तो इंटैक्ट है। इस जजमेंट को किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, इस जजमेंट को किसी ने सेटिसाइड नहीं किया। इस जजमेंट की जो वैल्यू है, जिसमें इन्होंने लॉ डिक्लेयर किया है, वो तो अंडर आर्टिकल 189 वो तो बाइंडिंग इफेक्ट है, लेकिन पेंडिंग इसलिए रहेगी कि क्योंकि वो 3 दूसरे जजेस का। कल के एक आदमी उठता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि सर ये इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि इसको एग्जामिन करे और इस पर अपना फैसला ले, क्योंकि है तो जजमेंट। उनका जवाब यही आ जाएगा, जी केस पेंडिंग है इसलिए नहीं ले सकते, मिनॉरिटी डिनोटिफाई करने का। इसमें सवाल, लेकिन वर्डिक्ट तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है। ऐसे नहीं चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट शो करते। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा 93 में क्या हुआ। इनको चाहिए था कि रिस्पेक्ट शो करते। देखें, एक जज हो या 5 जज हो, में तो हक में इनके फैसला आया था। तो अभी भी याद होगा जस्टिस नसीम हसन शाह कोर्ट थी, अभी रिश्ता भी आपको मालूम है क्या रिश्ता था। हमारे बुजुर्ग थे, मैं तो उनका बड़ा मशहूर भी हूं, मेरे साथ बड़ा उनका ताल्लुक भी था। इस बेंच में भी उनका एक रिश्ता है, जिस बेंच ने कल फैसला दिया है। लेकिन वो जो रिश्ते वाला है वो निहायत ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जज है। उसकी, सारे जज हमारे अच्छे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इसकी जो है ना अपनी जो है ना कैपेबिलिटीज है, उसका कोई मैच नहीं है।
उसकी तो वो बरसरे आ गई इसकी। जी ऐसे ही। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जजमेंट तो है ना, जजमेंट में आपके खिलाफ उन्होंने लॉ डिक्लेयर किया हुआ है, जजमेंट में आपके खिलाफ फाइंडिंग दी हुई है। आप सिर्फ इसलिए कुर्सी के साथ मजबूती से बैठे हुए हैं कि मुझे एक टेक्निकल फायदा मिल रहा है। आप क्यों नहीं देखते कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको कल इस मुल्क की तमाम भागदौड़ चलानी है। आज आपने देखा असेंबली में क्या हुआ, आज प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था, वहां पर नहीं आए, वहां पर शोर शराबा शुरू हुआ। कल ये किसी पर जाएंगे, लोग शोर शराबा करेंगे। पिछले दिनों जाहिर है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेशन आए हुए थे, अमेरिकन, वो रिचर्ड बुचर, क्या नाम था उसका, जी हाँ। वो अब किसी के साथ, आर्मी वालों के साथ, दूसरों के साथ, डिफेंस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, सब जगह मीटिंग जाने। आप किस मुंह से जा रहे हो कि आप वो आदमी हो कि जिसको विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर जीआईटी को इक्वेट कर लें कि एसएचओ के साथ आप वहां जाकर अपनी हाजिरी देते हो, और जब वो आप फारग होगा तो उस वक्त आपका स्टेटमेंट लिखेगा, अदरवाइज बाहर आप बेंच पे बैठे हुए हो। यह इज्जत है। और सर एक और बात सुने पराचा साहब, आप कहते हो कि पार्लियामेंट तो सुपीरियर है, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। जब आप पार्लियामेंट की इज्जत का खुद ख्याल नहीं करोगे तो आपका ख्याल है कि कोई और करेगा। आपने 93 की बात की, 93 में इलेक्शन जीत चुके थे, इलेक्शन जीत जाने के बाद ये वापस आए। आपको पता है कि इंटरनली क्या हालात पैदा हुए कि गुलाम इसाक खान और इनका गुजारा भी नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली इन्होंने जाकर खुद इस्तीफा दिया। जनरल वहीद काकड़ साहब उस वक्त के आर्मी चीफ, वो पहले बलूचिस्तान में होते, कोयटा में कमांडर थे बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इंटरवीन किया। लेकिन मैं डरता हूं कि इनको आज भी अपनी हट धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं इधर ही आपसे इजाजत चाहूंगा। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कहें कि हट धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, तो क्या कोई जमहूरियत को भी खतरा हो सकता है इन हालात में? जरा ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि इनकी हट दर्मी है। मुझे याद है आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपका कोई अच्छा ताल्लुक भी नहीं था उनके साथ, और वो भी शिकायत आज भी करते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमें हुकूमत नहीं करने दी, रोज़ाना सुओ मोटो नोटिस आ जाते थे। बट मुझे याद है उस वक्त भी मुल्क में चेमगोइयाँ शुरू हुई तो आप रात को 1 बजे क्वेटा में कोई तकरीब थी, खड़े हुए, तो आपने कहा कि अगर जमहूरियत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो आप फिर मैदान में होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे आप। अब ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि 5 जजेज ने फैसला तो एक दिया है, स्प्लिट इस वजह से है कि अभी मजीद उसका ट्रायल हो जाए, तो कोई जमहूरियत को खतरा नजर आता है आपको? एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने वो जो आपने बात कोट किया, मैं आज भी उस पर कायम हूं, और मैं ये कहता हूं कि जमहूरियत को खतरा नहीं होगा, कमजोर हो जाएगी जमहूरियत। ये जमहूरियत बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में, ये वकला और ये जुडिशरी की जो तहरीक जिसमें आप लोग, सिविल सोसाइटी, ये उनकी मरहून मिन्नत है। ये मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुल्क के अंदर नहीं आ सकते थे। खतरा नहीं है, कमजोर हो जाएगी। आपने देखा, आपको मैंने वो जो है ना, वो थेरेसा मे की जो आपको मिसाल दी, इसलिए दी कि वो अपने स्ट्रेंथन करते हैं इंस्टीट्यूशन को। आपके पास पार्टी है, आप किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। किसने कहा आप स्नैप पोल्स के लिए चले जाएं? आप कम से कम 2 महीने बाहर बैठे जब तक ये होती है। पता नहीं कई रिव्यू आ रहे हैं, आज भी मेरे पास कोई लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा जी कि रिव्यू करना, आपका क्या ओपिनियन है? मैंने कहा रुक तो जाओ, रिव्यू इज जजमेंट। जी, लोग बहुत से दे आर रेडी एंड फाइलिंग रिव्यू पिटीशन है। उन्होंने कहा जी, मैंने जजमेंट के अगेंस्ट, इस जजमेंट में जो वो पोर्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है ये जीआईटी बनाया जाए, वो कहते हैं कि ये अननेसेसरी है, इसको हम रिव्यू चाहते हैं। और वो ज़ाहिर है हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कई लोग होंगे, मैं किसी को राय दूंगा, किसी को शेख साहब देंगे, इस तरह। अब शेख हसनुद्दीन साहब भी सीनियर आदमी, कोई राय देंगे, लेकिन लोगों की फीलिंग ये है कि सर ये एक जो है ना क्लियर जजमेंट जो कि 2 जजेस ने दी है, उन्होंने भी तो इसी एविडेंस को सारा एक्सेप्ट किया, उन्होंने सारे एविडेंस पर इसी प्रिंसिपल्स को लगाया, उन्होंने इसी कानून की कसौटी पर रखा है।
आपके भी 2 जजेस पर्टिकुलरली, उसमें जो है ना अजमत सईद साहब और इजाजुल साहब, बहुत से डॉक्यूमेंट्स को, यहां तक अजमत सईद साहब ने, सॉरी इजाजुल हसन साहब ने तो एक डॉक्यूमेंट को बोगस तक कह दिया। ये जब बातें होती हैं एब्सर्ड, बोगस, ये अल्फाज, इसका मतलब है कि एक पेज पर हैं सारे। भर गए, ये तो जब आएगा, लेकिन जमहूरियत को इनको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग करें, जमहूरियत को नुकसान नहीं करें, फिर दूसरी फोर्सेस सर उठाना शुरू कर देती हैं। वो फोर्सेस जिनको आपने देखा होगा कि 31 जुलाई 2009 की एक जजमेंट आई थी सिंध हाई कोर्ट बार सेशन में, उसके बाद कुछ ना कुछ कोशिश करके इस जमहूरियत के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी गई हैं ताकि ये जमहूरियत बने और चले। और अल्लाह का शुक्र है कि एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, अब दूसरी अब कोई ऐसी बात नहीं होती। स्नैप वोट्स का मैंने आपको मिसाल दे दी, आपके पास पार्टी है, लेकिन यह है कि आप कम से कम लोगों, आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की इज्जत करें। आप जेआईटी के सामने किस हैसियत से करें? आप वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को एड्रेस कर रहे हैं, बट अगेन मैं कहूंगा पीपल्स पार्टी ही कहती है, वो कहती है कि मियां नवाज शरीफ को स्ट्रेंथन तो आपने किया जब उनकी सजा के खिलाफ आपने पिटीशन सुनी, आपने रिलीफ दिया, बल्कि वो तो, मैं तो लीगल आदमी नहीं हूं, कहते हैं कि वक्त भी गुजर गया था फिर भी आपने टेक अप किया। देखें मेरे बेंच, वो एक तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी है, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको अप्लाई करके। और इस तरीके से तो आपने देखा होगा ये जो आसिफ जरदारी साहब का केस था जिनमें इनको सजा हुई थी, जिसकी वजह से 3 जजेस नौकरी से गए थे, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें तो मैं बेंच में एक हिस्सा था। ये बातें नहीं होती, ये तो सिर्फ वो जो है ना अपनी वो करने के लिए कि शायद हाँ हमें इस वजह से कोई जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। अदरवाइज जो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठता है वो हल्फ लेकर बैठा हुआ होता है। लेकिन स्ट्रेंथन करने की बात नहीं, हम स्ट्रेंथन जमहूरियत को कर रहे हैं और हमने जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया। आज आपका क्या ख्याल है कि यहां पर अगर इतना बड़ा हमारा इनकाउंटर बुकला का, जुडिशरी का, आप लोगों का, लिबरल्स का, परवेज मुशर्रफ के साथ ना होता, जो कि उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था, जो कि मुक्के हिला हिला कर लोगों को कहता था कि देखा है मेरा जोर। अल्लाह ताला की जात ने ये पसंद नहीं की उसकी बात, आज वो इस मुल्क पर अभी भी बैठा होता। ये इस मुल्क में नहीं आते। आपको पता है कि इनके लिए उन्होंने क्या कहा था? ओवर माई डेड बॉडीज। 2004 में इनके भाई साहब, देखिए जुडिशरी कैसे चेंज हुई। 2004 में इनके भाई साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक पटिशन दाखिल की थी। उस वक्त मैं चीफ जस्टिस नहीं था, उस वक्त थे नाजमुद्दीन साहब। पटिशन डिसमिस हो गई, उसमें मैं मेंबर नहीं था उस बेंच का। इसी जजमेंट की अगर हम बात करें जो पनामा केस स्कैंडल में आई, एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग थी। मैं यकीनन आपकी राय चाहूंगा कि कोर्ट में या अपोजिशन बाहर मसलसल मरियम नवाज शरीफ की बात करती रही, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ बातें होती रही, फिर ट्रस्टीशिप वाली भी एक डॉक्यूमेंट आई थी, लेकिन इस जजमेंट में उनके बारे में ना कोई पैरा लिखा गया, ना उन पे कोई एतराज किया गया, ना जेआईटी में बुलाया गया। हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब को, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि जब जरूरत पड़े आप जेआईटी में आए। ये मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट दी गई? नहीं, कोई क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है। आप जो लीड जजमेंट लिखी है दूसरे जजेस साहब सब ने जो लिखी है, मतलब इजाज अफजल साहब की जजमेंट जो कि फाइनल हुई है, उसका पैरा नंबर 22 आप पढ़ लें। उन्होंने किसी को नहीं कहा, ये नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जिसको भी जरूरत पड़ेगी वो तमाम इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आप देखें ना, अब मरियम का या फॉर दैट मैटर हसन का या हुसैन की बात नहीं है, ये एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आपने क्राइम किया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसमें किसी को क्लीन चिट नहीं होगी। अगर आप ये कहते हो कि मैं ट्रस्टी थी और मैंने ये अपने पास, उसके भाइयों ने भी कहा ना कि मेरे भाई जो है ना, हमने अपनी बहन को बना दिया, वो उसको लुक आफ्टर करती थी, भाई के नाम ट्रांसफर हो गया। ये जब सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, चाहे वो किसी कोर्ट के सामने आए, चाहे जेआईटी के सामने आए, चाहे किसी ट्रिब्यूनल के सामने आए, मरियम नवाज का तो नाम आएगा वहां पर। इससे कहने से यानी अभी उनको खतरा है? नहीं, खतरा क्या, देखे ना जी, सारी फैमिली इन्वॉल्व है, दोनों बेटे, मियां साहब खुद और उनकी बेटी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, जेआईटी काम करेगी, अपोजिशन ने जेआईटी मुस्तरद कर दी, आप फरमा रहे हैं कि जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर दैट मैटर मियां साहब स्टेप डाउन कर जाते, अपोजिशन इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है, सो फार सिर्फ नारों की हद तक। इमरान खान ने आज कहा जो हमारे साथ आना चाहता है जद्दोजहद के लिए आ जाए। आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। इमरान खान और आसिफ जरदारी मिल बैठ सकते हैं?
ये मैं उनसे बेहतर है, मैं नहीं कह सकता। आपकी राय चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं पता इन दोनों के क्या क्या। आपके ख्याल में उनको मिल बैठना चाहिए? नहीं, अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी मिल बैठे, इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और तमाम जो है ना नेक नीति से बैठे और किसी के कोई एंगल ना हो, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आपकी क्या, आप भी तो आप सियासी जमात के सरबराह हैं, आप इन सब के साथ बैठना पसंद करेंगे? हम वो सब काम करेंगे जो कि इस मुल्क की और इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए, चाहे जो भी को। जमहूरियत के लिए आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठना पसंद अगर करेंगे? आसिफ अली जरदारी साहब जमहूरियत में बिलीव करते हुए, तो फिर तो हम रखेंगे। अगर उन्होंने वही काम किया एनआरओ जैसे उन्होंने किया था मियां नवाज शरीफ के साथ, जिसकी वजह से फिर आपको एक जजमेंट भी हमको देनी पड़ी, और नहीं मुशर्रफ के साथ, सॉरी मुशर्रफ के साथ, और फिर नवाज शरीफ के साथ तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। तो वो भी अब आप देख लेना कैसे एक दूसरे को हेल्प। और आज की सूरत हाल में मैं पूछ रहा हूँ, सूरत हाल आपके सामने है, आप आसिफ अली जरदारी के साथ बैठना पसंद करेंगे? आप इकट्ठे बैठेंगे जमहूरियत के लिए? ये हम टर्म्स देखेंगे कि किस टर्म्स पर, या ये ना हो कि जमहूरियत की वजह से वो हमारी जैसी छोटी फायदों से पार्टियों से फायदा उठाए और कल को पता चले इस मुल्क पर फिर जो है ना दोबारा डोमिनेट हो गया। इमरान खान के साथ बैठेंगे आप? इमरान खान का कंपैरेटिवली जो है ना वो बेहतर है, क्योंकि उनकी और हमारी शायद किसी जगह पर सोच इस मुल्क के इंटरेस्ट में इकट्ठी हो सके। इमरान खान ने ये एंटी पनामा सारी मूवमेंट को स्पीयर हेड किया है, कोई माने या ना माने, वो कोर्ट में भी जाते रहे, जलसे भी किए। आप उनको फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस करें? नहीं, हम तो यही कहेंगे इस पाकिस्तान और इस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करें, वो जो कि हम सब करना चाहते हैं, हम सब करेंगे और करते रहें। आपको तो पता है पनामा केस में कह रहा हूं। नहीं, इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने। नहीं, वो तो आपकी और हमारी सबकी ड्यूटी है। हमने भी अपनी एक पिटीशन फाइल की हुई है। शेख हसनुद्दीन साहब ने उस पर पहले रेफरेंस फाइल किया था स्पीकर के पास अपनी पार्टी की तरफ से, जस्टिस डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक जो कि खारिज हो गया। फिर शेख साहब ने अब एक पिटीशन की हुई है, और हम तो इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं कम्बट में। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। इफ्तिखार चौधरी साहब नादरीन हमारे साथ थे, और वही स्पिरिट जो इनके अपने दौर में नजर आई थी, मूवमेंट के दौर में, आज भी वही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत को मजीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाएं, साइड पे हो जाएं, तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा और जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। सबको मिलकर चलने की एडवाइस कर रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। अपने मेज़बान शौकत पराचा का प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।